हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसके यूनिट थर्ड के हमें डिस्कस करने वाला है। उसका नाम क्या है? आपका जो यूनिट थर्ड है आपकी हड़प्पा सभ्यता। इसके अंदर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाला है। हम फर्स्टली तो इसके बारे में, इसके नेम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना इसके जो नेम है ना वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। इस सभ्यता को बहुत से नामों से जाना गया है, उन नेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे, इसका स्वरूप कैसा था इसके बारे में जानेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है। आपका जो हड़प्पा सभ्यता है उसका इतिहास क्या आपका, उसके बारे में जानेंगे। इसके पतन क्या के कारण क्या हो सकते हैं, जब ये सभ्यता खत्म हो गई तो इसके पतन के कारण क्या थे, इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहें, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी और आपसे आपके पेपर में इस यूनिट से एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको हिस्ट्री की ना, अगर जिस बच्चों को सिलेबस अपना नहीं पता कि सिलेबस में आपके क्या क्या है, तो मैंने आपको इसके सिलेबस की वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी है। जो आपकी न्यू पैटर्न आपका है सिलेबस का, उसके ऊपर मैंने आपको बेस्ड वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड करा रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके ना प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट करके वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको जो यूनिट फर्स्ट है एंड यूनिट सेकंड है वो दोनों भी प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने वो यूनिट नहीं देख रखी हो तो आप जाकर उसको देख लेना। वो भी जो यूनिट्स है आपकी बहुत ज़्यादा वो है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप जाकर पहले उसे देख लेना। उसके बाद आप कंटिन्यूटी के साथ फिर अपनी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट इस टाइप से आप इसको देखना। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो यूनिट है ये आपकी हड़प्पा सभ्यता। तो फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सभ्यता का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जब तक आपको उसके नेम का पता ही नहीं होगा कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है तो आपको आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं आपको ना एक इजी लैंग्वेज और मतलब आप कह लेना तो जो हम डेली लाइफ में एक तरीके से समझते हैं ना किसी चीज़ को, उस टाइप से मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जो ये सभ्यता थी ना, मैं आपको एक बताती हूँ कि जो ये सभ्यता थी ना वो सिंधु नदी थी ना। तो सिंधु नदी के आसपास, अब किसी भी नदी के आसपास आप देखते होंगे कि पहले के टाइम के जो लोग थे, जो घुमंतू लोग हुआ करते थे, वो कैसे हुआ करते थे। वो भी तो वैसे होते थे, जहाँ पर नदी मिलती थी वहाँ पे खाना पीना भी मिलता था अच्छे खासा। तो वो वहाँ पे क्या कर लेते थे, कुछ टाइम तक रुक जाते थे, कुछ टाइम तक ठहर जाते थे। पर वो घूम घूम फिर बाद में क्या होता था, जब वहाँ से खाना वाना खत्म हो जाता था फिर वो दूसरी जगह क्या करते थे, विचरण करके और फिर कहीं और चले जाते थे। बट जब ये सभ्यता आई, मतलब जो ये वाली जो हड़प्पा सभ्यता जब स्टैब्लिश हुई, तो ये कैसे हुई थी? इट मीन्स ये सिंधु नदी के पास हुई थी। और सिंधु नदी के पास क्या हुआ ना कि दो तीन जो मतलब एक लोग, दूसरे लोग आए, फिर तीसरे लोग आए, तो ये आपस में क्या हो गए, इस नदी के आसपास चारों तरफ क्या होने लगा, रहने लग गए। तो जब ये रहने लग जाते तो उसी को तो हमने सभ्यता कहा है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिविलाइजेशन कहते हैं। अब कई वर्ड्स को, कई बच्चों को तो इस इंग्लिश टर्म्स को कोई जानकर ही पता चल चुका होगा कि आखिर में सभ्यता का मतलब होता क्या है। तो इसको हम सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी आखिर है क्या। तो ये है ना, जो संसार की सर्वाधिक प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता भी एक है। मतलब ये सभ्यता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इसके अलग अलग नाम है। फेमस नाम आपका क्या है? एक तो आपका हड़प्पा सभ्यता कह लेते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और इसको किस नाम से जानते हैं, कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य टाइम पीरियड, कांस्य युग भी कहते हैं इसको। और फिर आपको इसको सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे ना मतलब सरस्वती नदी के नियर भी थी, तो इस कारण से इसको सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बट इस नेम से कोई भी ज़्यादा नोन नहीं होगा, ये नेम हर कोई नहीं जानता। इस नेम से मतलब बहुत, मतलब ये पॉपुलर नेम नहीं है। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इस नेम से हर कोई नोन होता है। बट जो वो सभ्यता, मतलब ये जो सरस्वती घाटी सभ्यता कहते हैं, तो इस नेम को हर कोई नहीं जानता है। तो इट मीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर में आपको किसी भी टाइप से पूछ सकता है, आपसे यूं भी लिख के पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए, इसके इतिहास के ऊपर वो करना है, विचार डालें, प्रकाश डालें। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आराम से बन सकता है। और एक क्वेश्चन से जरूर बनने की मेरे अकॉर्डिंगली गुंजाइश जरूर है कि आखिर में जो ये सभ्यता थी इसका पतन कैसे हुआ, ये इसका सभ्यता का इट मीन्स एंडिंग कैसे हो गई थी, ये खत्म कैसे हो गई थी। जब ये सभ्यता इतनी अच्छे से फली फूली तो फिर ये एंड कैसे हो गई थी। तो इसके आगे हम एंड में जानेंगे कि आखिर में ये जो सभ्यता थी ये किस कारण से क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। फर्स्टली तो हम ये जानते हैं कि आखिर में इसका इतिहास क्या रहा है। तो और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का है ना, महत्वपूर्ण स्थल कौन सा हुआ करता था,
हड़प्पा होता था, तभी तो इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के पास थी। सरस्वती घाटी सभ्यता, या इसे कांस्य सभ्यता भी कहते थे। अब कांस्य सभ्यता क्यों कहते थे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले तो मैंने आपको इन इन तीनों के रीजन बता दिए। और ये जो इस टाइम पे किस टाइम कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सहीवाल शहर के क्षेत्र में आता है। और पाकिस्तान में ये जो स्थल था ना, ये सिंधु सभ्यता का ही महत्वपूर्ण स्थल था, जहाँ से सिंधुकालीन समाज के क्या मिलते हैं हमें, अवशेष मिलते हैं, मतलब साक्ष्य मिलते हैं। और इस शहर को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्या कहते हैं, जाना जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये बिल्कुल कैसी सभ्यता थी, सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति थी। अगर आप देखेंगे ना, तो एक तरीके से जो इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, ये इतनी पुरानी टाइम पे, मतलब एक तरीके से सभ्यता इस्टेब्लिश हुई थी। और उस टाइम पे आप देखेंगे तो वहाँ पर जो इसका नगरीय था ना, मतलब पूरा स्ट्रक्चर था, शहरों का स्ट्रक्चर, घरों का स्ट्रक्चर, ये किसी भी चीज़ का आप देखते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि कैसे सामाजिक इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सब के मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा शहरी था, एक तो ये नगरीय बिल्कुल बिल्कुल था। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पुराने टाइम में होते हुए भी हमने इतने अच्छे से एक तरीके से ये सभ्यता एक तरीके से विकसित हो रखी थी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस सभ्यता भी हो जाती है। अब हम इसके थोड़े से इसके अंदर देख लेते हैं कि आखिर में जो इसकी खोज किसने की थी, जो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज आखिर में किसने की। तो फर्स्टली तो है ना, इसकी खोज सबसे पहले ना करने का प्रयास बताओ किसने किया था। ये थे आपके कलिंगम। कौन थे ये आपके कलिंगम साहब थे, जिन्हें भारत के पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने ना इन क्षेत्रों का है ना 1853 से लेकर 1856 तक कई बार क्या किया था, दौरा किया था, परंतु उन्हें इस समय कोई बड़ी सफलता इसके संबंध में प्राप्त नहीं होती, मतलब ये इतने अच्छे से जान नहीं पाते। वैसे तो पहले खोज तो इन्होंने की थी, बट जो मेन थे ना, वो कौन थे, आपके दयाराम साहनी थे। ये बहुत नाम फेमस है, आपने ज़रूर, अगर आप जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते होंगे अपने कॉलेज के पेपर देने से पहले, तो वो ज़रूर इस नाम को जानते होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। जो आपके मेन थे वो कौन थे, दयाराम साहनी थे। वो भी कब की थी, 1921 में की थी। बट स्टार्टिंग में इन्होंने खोज की थी, वो आपके कौन थे, अलेक्जेंडर कलिंगम थे। बट इनको कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, और वह भी इस सभ्यता के संबंध में कोई भी व्यवस्थित जानकारी नहीं दे पाए थे। और इसके बाद इन्होंने 1921 में भारत के पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल थे, और इनके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में खुदाई करने का कार्य जो था ना, वो दो लोगों के उसमें दिया गया था। एक तो आपके दयाराम साहनी थे, और दूसरे आपके कौन थे, राखलदास बनर्जी थे। जो राखलदास बनर्जी थे ना, उन्होंने 1922 में जो मोहनजोदड़ो था, मतलब जो इसके आसपास के एरिया में बहुत से जो सभ्यताएं खोजी निकाली गई थी, जैसे कि आपको सिंधु सभ्यता के आसपास कौन सी सभ्यता निकाली गई थी, एक तो आपकी मोहनजोदड़ो, और एक आपकी जो वो थी आपकी कालीबंगन, लोथल, ये सब क्या थे, आपकी यही चीज़ें थी जो आपकी अलग अलग जगहों पे पाई गई थी, कुछ गुजरात में, कुछ राजस्थान में। जो कालीबंगन थी वो आपकी राजस्थान में। तो ये इस टाइप से थी। तो जो ये दो मेन थे, पर जो सिंधु सभ्यता की एक तरीके से खोज किसने की थी, आपकी दयाराम साहनी ने की थी। जो दयाराम साहनी थे, उन्होंने क्या की थी, आपकी वो सिंधु सभ्यता की खोज की थी। और इस क्रम में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र की खोज की गई, और राखादास बनर्जी के क्षेत्र नेतृत्व में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खोज की गई थी। मतलब अलग अलग नेम से अलग अलग जगहों की खोज की गई थी, जो सभ्यताएं थी वो अलग अलग खोजी गई थी। बट ये पूरी सभ्यता किसके अंदर आती है, आपकी हड़प्पा सभ्यता के अंदर आती हैं। और इसी के अंदर आपकी मोहनजोदड़ो हो गई, या फिर आपकी जो सिंधु सभ्यता हो गई, या आपकी चहुंदड़ो भी बोलते हैं। जो आपका एक नाम आता है कौन सा, चन्हुदड़ो, बोलना नहीं आ रहा मुझे इतने अच्छे से प्रोनाउंसिएशन। और एक आपकी आ जाती है कौन सी, कालीबंगन। ये सब क्या है, ये सब अलग अलग एक तरीके से खोजी गई थी, और इनका एक तरीके से किसी और ने खोजी थी इनके। जैसे कि आपकी जो जैसे आपका ये जो मोहनजोदड़ो वो किसने खोजा था, आपका ये क्षेत्र किसने खोजा था, ये आपका राखालदास बनर्जी ने खोजा था। उसी टाइप से ये भी अलग अलग उन्होंने खोजा था, ठीक है। और इस सभ्यता की साल 1921 में खोज होने के बाद हिमालय से लेकर पंजाब तक इस सभ्यता से ताल्लुक रखती सैकड़ों जगह की खोज हो चुकी थी। और हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा भाग 1857 में जब नष्ट हो गया था, जब लाहौर को मुल्तान से जोड़ने वाली रेल लाइन पर काम किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेल लाइन जब ये बन रही थी ना, तभी इस सभ्यता के एक तरीके से उस टाइम पे इसके हमें साक्ष्य दिखाई दिए। उस टाइम पे हमें देखा गया ना कि इस टाइम पे जब रेल लाइन का एक तरीके से निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम पे इस सभ्यता एक तरीके से नष्ट कर दी गई थी, क्योंकि ना उस टाइम पे देखा गया ना कि जब ईंटें आने लगी ना, मतलब ईंटों का जब प्रयोग किया गया
देखा जाने लग गया। तो ईंटें देखी गई ना, तो उस टाइम पे ये पकी-पकी ईंटें यहाँ से निकल रही थी। तो वही सोचा गया ना कि इस टाइम पे इतने पुराने टाइम होते हुए भी इतनी मतलब पकी हुई ईंटें कहाँ से आ रखी हैं। कुछ ना कुछ आखिर में यहाँ पे पहले के टाइम पे कुछ हुआ होगा, तभी तो। फिर इसके बारे में जब ये थे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि कलिंगम सार ने फिर इस पे खोज एक तरीके से करने का उन्होंने प्रयास किया था। और इसको सफलता किससे मिली थी? दयाराम साहनी को मिली थी इस सभ्यता को खोजने की। तब आपको पता चल चुका होगा कि कैसे इस सभ्यता का एक तरीके से हमें पता चला था, कैसे हमें इसके साक्ष्य मिले थे। जब क्या हुआ था, रेल लाइन का जब काम चल रहा था, तभी इस सभ्यता का एक तरीके से हमें साक्ष्य मिला था। और इस दौरान हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल की गई ईंटों को रेल लाइन बनाने के चलते तबाह कर दिया गया था। मतलब एक तरीके से रेल लाइन बनाने के लिए ईंटों को निकाल कर वहां से लाने लग गए। तो इस कारण से जो ये सभ्यता थी एक तरीके से थोड़ी बहुत खत्म नष्ट हो गई थी। तो ये चीज़ थी। वैसे तो मैं इसके पतन होने का कारण, जो उस टाइम पे पतन कैसे हुआ था वो बताऊंगी। ये तो आपको अभी जो फिलहाल कैसे एक तरीके से इसको नष्ट कर दिया गया था उसके बारे में बोला गया है कि जब रेल लाइन का काम चल रहा था तो उस टाइम पे क्या होना कि लोग क्या करने लगे, जो मतलब जो मजदूर होते थे, तो मजदूर वहां से ईंटें निकाल निकाल कर लाने लग गए। तो जब ईंटें निकाल कर लाने लग गए तो जो कलिंगम थे ना, उन्होंने नोटिस किया कि जो ये ईंटें हैं वो तो बहुत पकी हुई ईंटें हैं, जो इस टाइम पे एक तरीके से पहले के टाइम पे होना असंभव बात है। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर क्या करी, स्टडी करी, मतलब उसके बारे में फिर खोज करी। फिर खोज करते करते मतलब उन्होंने फिर अपने जो 2 हेल्पर्स थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी को भेजा। तो उन्होंने इस चीज़ में मतलब एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल अच्छे से इसके साक्ष्य निकाल लिए थे। तो और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी समय अवधि क्या है। मैं आपको ना ये चीज़ क्यों ऐसे बता रही हूँ कि जैसे कि ना आपके दिमाग में ना इसको आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ये बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत ना पड़े कि अच्छा ये चीज़ ऐसी थी या ऐसी थी। आपको मैं इतनी स्टोरी बेस्ड बता रही हूँ ना कि आपके दिमाग में ये एकदम फिट हो जाए। आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया एंड तक ना, तो मैं 100% बता रही हूँ आपको, आपको इस वीडियो को वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपको एक तरीके से अपने नोट्स बनाने की, आपके दिमाग में ये चीज़ आप पेपर में बैठेंगे ना, तो आपको मैं पहले बता देती हूँ, आपको मेरी कही हुई सारे पॉइंट्स आपको माइंड में बिल्कुल वो आएँगे। आपको ये नहीं कि आप भूल जाएँगे कुछ भी। मैं आपको 101% बता रही हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। तो अब हम इसके टाइम पीरियड के बारे में देख लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है। वैसे तो है ना, इसके टाइम पीरियड को लेके ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतभेद रहा है। परंतु फिर भी अगर देखा जाए ना, तो इसका टाइम पीरियड अगर मोटे तौर पर देखा जाए, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका कितने हैं, 2500 बीसी से लेकर आपकी 19 बीसी तक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे ये अपोजिट, कैसे ये उल्टा कैसे, तो इस बीसी में आप जानते हैं कि जो घटते क्रम में जाते जाते तब जाके आपका क्या आता है, फिर एक शताब्दी आती है। जिन बच्चों को नॉलेज होगी तो वो अच्छे से वो कर पा रहे होंगे कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको वैसे कई वीडियोस में आपको बता भी रखा है, शायद मैंने आपको जो यूनिट फर्स्ट पढ़ाई है ना, उसके अंदर भी मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अब इसकी हम विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में इसकी विशेषता क्या क्या थी, इसके अंदर ऐसा क्या था जो इसको इतना इसने पॉपुलर कर दिया। आखिर में इसकी कुछ ना कुछ खासियत तो रही होगी ना, तभी तो इस सभ्यता इतनी उभर कर आई। लोगों ने इसको जाना कि आखिर में इस सभ्यता को क्यों, हमने एक तरीके से हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सभ्यता ऐसी थी ना कि उस टाइम, इतना पुराना टाइम होते हुए भी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टाइम पीरियड, इतना पुराना टाइम होते हुए भी ये सभ्यता कैसी थी, बिल्कुल वेल स्टैब्लिश थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि पुराने टाइम की थी तो जो ईंटें थी वो कच्ची ईंटें थी, मतलब एकदम पकी हुई ईंटें यूज़ हो रही थी। जो इसकी एक तरीके से जो घर बनाए गए थे उसका एक तरीके से बहुत अच्छे से वेल स्ट्रक्चर था एकदम। ऐसा नहीं था कुछ भी पुराने टाइम था तो बिल्कुल बेकार था। इस कारण से ये जो थी सभ्यता थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा फली फूली थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। अब हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो जो इस सभ्यता का है ना, वैसे स्वरूप मानव कल्याण, प्रेम, सहिष्णुता, आदर्श, शांति, धैर्य आदि गुणों से युक्त था। वैसे सिंधु सभ्यता के जो मौलिक गुणों में से ना, इस सभ्यता के स्वरूपों का दर्शन किया जा सकता है। अब हम इसकी मौलिक गुण देखते हैं, मीन्स इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि क्या क्या था। तो इस टाइम पे अगर देखेंगे ना, तो आपका जो काल था वो कैसे था, ये कांस्य काल का चरम उत्कर्ष था। अब कांस्य काल क्या, जिस समय सिंधु सभ्यता का विकास प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी ना, तो उस समय ना कांस्य काल लगभग समाप्ति के चरणों में था। इट मीन्स बहुत ऊंचाई पे था। और इस सभ्यता में कांस्य काल के चरम उत्कर्ष के प्राप्त प्रमाण भी मिलते हैं। जो भी उस टाइम पे जो चीजें थी, बर्तन थे, इसके उन चीजों को देखकर इसके हमें क्या मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। उसी से हम पता कर पाते हैं कि जो कांस्य युग, मतलब जो उस टाइम पे कांस्य का एक तरीके से बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। और तभी है ना, जो ये क्या कहते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, कांस्य काल एक तरीके से सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है।
नेक्स्ट आपका इसकी विशेषताओं में कि इसमें क्या था, एक तरीके से उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि आर्थिक विषयों की प्रधानता थी। इट मीन्स इस टाइम पीरियड में क्या था, इसकी ओर ज़्यादा एक तरीके से ध्यान दिया गया था, इस ओर ज़्यादा एक तरीके से बढ़ोतरी की गई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन द्वारा प्राप्त सामग्री में अपूर्व विविधता का होना इस बात की ओर संकेत करता है ना कि इस समय जो नागरिक था ना, उनका जीवन कैसा था, बहुमुखी था। मतलब इनमें बहुत सी विविधताएं पाई गई थी, जिस कारण से हमें क्या पता चलता है कि जो नागरिक था उनका जीवन कैसा था, बहुमुखी था। इस कारण जो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आदि का तो पनपना स्वाभाविक ही था, क्योंकि लोग आखिर में जब अलग अलग मीन्स उनकी जीवन शैली होगी तो अलग अलग तौर तरीकों से वो रहेंगे भी, और उनका अलग अलग कार्य भी होगा। तो इस कारण से इन चीज़ों का क्या था, एक तरीके से अलग वो था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग धंधों आदि की ओर एक तरीके से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गई है लाइन, तो यही चीज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धार्मिक क्षेत्र की मौलिकता। अब इनमें इस धार्मिक क्षेत्र में कैसा था, एक तरीके से जो धार्मिक चीज़ें कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के तथा संस्कृति अपने धार्मिक विश्वासों तथा विचारों में अति मौलिक थी। मतलब सिद्धू जन देव देव में विश्वास करते थे, नारी एवं पुरुष को ईश्वर की सृष्टि का प्रतीक मानते थे, तथा उनका धार्मिक जीवन पवित्र, स्वच्छ और सौदस्य था। इट मीन्स इस टाइम पे आप देखेंगे ना तो एक तरीके से मात्र देवी की बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रधानता थी, शिव पूजा की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी। तो धार्मिक एक तरीके से जो इसकी विशेषता थी वो यही थी कि क्या थी, एक तरीके से नारी एक तरह मात्र देवी की प्रधानता थी, शिव की पूजा की जाती थी। यही चीज़ थी कि इससे क्या पता चलता है कि जो नारी एवं पुरुष को ईश्वर की सृष्टि का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट आपका कि नगर भवन एवं गृह निर्माण कला की क्या थी, एक तरीके से इसकी विशेषताओं में। तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का समस्त प्रमाणों में तत्कालीन नगर भवन, स्नानागार, दुर्ग अथवा बांध निर्माण एवं गृह निर्माण की कार्य की मौलिकता झलकती है। इस टाइम पे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको जैसे कि हम इस टाइम पे हमारे जो घर बने रहते हैं ना इतने वेल स्ट्रक्चर से, या जो सड़कें बनी रहती है, चौराहा बना रहता है, तो उस टाइम पे भी ये सब वो था, विद्यमान था। इस कारण से जो ये सभ्यता थी कैसी थी, वो शहरी सभ्यता भी हम इसको कहते हैं। जो ये जैसे सड़कों का डिज़ाइन है, अब आजकल आप देखते हैं कि जो सड़कें हमारे में कैसी होती हैं, चौराहे होते हैं, मतलब बहुत सी गलियों से निकल रहे होते हैं रास्ते। ऐसा नहीं होता कि आप गए और यहाँ से रास्ता बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। अब आप यहाँ से जा भी रहे हैं तो यहाँ से निकल के कहीं और भी जा सकते हैं। अगर यहाँ का रास्ता कहीं टेंट वेंट लगा रहता है तो हम यहाँ से ना जाकर कहीं और से रास्ते से कट कर सकते हैं। तो पहले के टाइम पे जो उस टाइम पीरियड था जो आपका 2500 BC था, उस टाइम पीरियड पे आप सोच सकते हैं कि इस टाइप से क्या था, इसका एक तरीके से वो थी, स्टैब्लिश थी। सड़कें हो गई, चाहे घर हो गए, या फिर जो एक तरीके से सिटाडेल बना रखे थे, जो मतलब जो दुर्ग होते हैं या बांध होते हैं, इन सब की एक तरीके से क्या झलकती है, मौलिकता झलकती है। तो यही चीज़ बताई गई है कि इनकी विशेषताओं में आपको, अब इनकी विशेषताओं में आप क्या क्या बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि इनका एक तरीके से शहर वो कैसा था, इनके घर बार कैसे थे, धार्मिक चीज़ें इनकी कैसी थी, सामाजिक उसमें कैसा था। अभी मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी आगे। ये तो मैंने आपको इन शॉर्ट पॉइंट्स में बता दिया कि जिससे कि आपके दिमाग में ही रह जाए। अब जो ये सभ्यता थी इस टाइम पे क्या था, एक तरीके से शांति प्रिय थी। क्यों? क्योंकि ऐसे साक्ष्य है ना कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो, अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण हो रखा हो। यहाँ पर क्या देखा गया था, अस्त्रों और शस्त्रों का अभाव देखा गया था, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जो इस टाइम के जो लोग थे वो आपस में क्या क्या करके रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। क्योंकि सभ्यता का विकास तो तभी होता है ना जो लोग आपस में क्या हो, मिलजुल कर रहते हैं। अब आपके आस पड़ोस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, तभी तो मैंने एक तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं ना। तो उसी टाइप से था कि लोग कैसे रहते थे, यहाँ के निवासी अति सहृदय, सद्भावना और शांति प्रिय थे। और विश्व की तत्कालीन सभ्यताओं की तुलना में सिंधु वासियों की शांति प्रियता निश्चय ही एक मौलिकता, गुण एवं अद्भुत उपलब्धि थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी एक विशेषता में ये भी आ गई थी कि कैसी सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी। और जो इसके जो गृह निर्माण थे, नगर भवन थे, ये भी बहुत ज़्यादा क्या थे, एक तरह से वेल स्ट्रक्चर थे। अब सिक्स है आपका सामाजिक जीवन। अब इनका सामाजिक जीवन कैसा था, तो जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण इस सभ्यता के सामाजिक संगठन, परिवार एवं प्रणाली, इन सब के बारे में कुछ कहना क्या नहीं है, संभव नहीं है कि हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में नहीं कह सकते। क्योंकि हमें इसके क्या नहीं मिले, हमें इसके साहित्यिक मतलब साक्ष्य नहीं मिले। जैसा हम क्या कहते हैं, लिखित साक्ष्य भी कहते हैं। अगर आपको मैंने साहित्यिक वर्ड बोला तो आपको इस वर्ड का पता होगा, अगर आपने यूनिट फर्स्ट देखी होगी तो उसके अंदर, क्योंकि आपने साहित्यिक, पुरातत्विक और इन सब वर्डों को ही जाना था कि आखिर में ये है क्या। तो यही चीज़ें थी कि इस टाइम पे हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, जिस कारण से हम इसको इतना अच्छे से नहीं बता सकते कि हमारा जो उस टाइम का जो सामाजिक जीवन था वो किस टाइप से था। बट जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि लोग उस टाइम पे कैसे थे, मिलजुल कर रहते थे। तो हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि जो उनका सामाजिक जीवन था वो आपस में कैसा था, वो था प्रेम भाव का था, सुंदर वो सद्भावना का था, शांति प्रिय का था,
मतलब इस टाइप से हम कह सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आपका इसकी विशेषताओं में है कि औषधि, मतलब जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो क्या थे, औषधि से भलीभांति परिचित थे। उनको इट मीन्स नॉलेज थी कि आखिर में जो औषधि कैसे एक तरीके से वो यूजफुल होती है, क्योंकि जो हिरन और गैंडे के सींग से क्या करते थे, वो औषधियाँ बनाई जाती थी। इसके अलावा मूंगा व नीम की पत्ती या समुद्र फैन का भी प्रयोग करके क्या की जाती थी, औषधियाँ प्राप्त की जाती थी। इट मीन्स क्या था कि इस टाइम के लोगों को क्या था, जो औषधियों की नॉलेज थी, जो ये सभ्यता थी, इस टाइम पे इस सभ्यता में क्या होता था, औषधियों का यूज़ किया जाता था। इससे हमें ये नॉलेज मिलती है। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि जो ये सभ्यता थी कैसी थी, ये औषधियों के बारे में जानती थी। नेक्स्ट है आपका आने जाने के साधन, कि जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे ना, वो बैलगाड़ी का उपयोग आने जाने के लिए करते थे। इट मीन्स इस टाइम पे क्या था, आने जाने का मतलब यातायात के साधन भी उपलब्ध थे। और खुदाई में प्राप्त एक सिक्का या मुद्रा मिली है जिसमें एक व्यक्ति नाव पर बैठा है और इसका चित्र दर्शाया गया है। इट मीन्स जो एक सिक्के में, आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिक्के के थ्रू भी हम अपने क्या पता कर पाते हैं, हमारा इतिहास कैसा रहा है, इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपने इस इतिहास के स्रोत वाला जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट है वो पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि जो सिक्के हैं वो भी हमारे इतिहास को जानने के लिए बहुत कारगर होते हैं। तो इससे भी हमें क्या प्राप्त हुआ है कि जो सिक्कों पे व्यक्ति एक नाव पे बैठा हुआ है, तो इससे हमें ये जानने को मिला है ना कि जो उस टाइम पे क्या थी, आने जाने के साधन उपलब्ध थे। जो ये सभ्यता जब थी, स्टैब्लिश थी, तो उस टाइम पे क्या था, हमारे यातायात के साधन थे, जैसे कि बैलगाड़ी का उपयोग आने जाने के लिए करते थे। और सिंध निवासियों को नाव बनाना भी आता होगा, तभी तो उन्होंने नाव पे एक तरीके से, नाव पर एक व्यक्ति बैठे हुए, एक सिक्के उस टाइम पे क्या था, प्रचलन था उस सिक्के का। नेक्स्ट इसकी विशेषता में है कि इसके वस्त्र। अब इस सभ्यता के वस्त्र कैसे थे, तो सिंधु सभ्यता की स्त्रियां कमर के ऊपर में कमीज जैसा वस्त्र और कमीज के नीचे जंघा तथा लुंगी पहनती थी, और पुरुष एक लंबा शाल ऊपर से मतलब वो करते थे, ओढ़ते थे, और सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र पहनते थे। मतलब इस टाइम पे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र प्राप्त थे। और जो औरतें थी वो कैसी वस्त्र पहनती थी, कमर के ऊपर में, मतलब जैसे कमीज टाइप में, और मतलब नीचे एक तरीके से वैसे वो पहनते थे। और स्त्रियां सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी, जो सिर के पीछे की ओर क्या थी, एक तरीके से पंखे की तरह उठा रहता था। और इस टाइप से ये दिखाया गया कि कैसी वहाँ की एक तरीके से वस्त्र शैली थी। नेक्स्ट आपका भोजन। अब भोजन कैसा था, जो भोजन था ना वो कैसा था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। क्योंकि जैसे भोजन में ना उन्होंने गेहूँ, चावल, जो चावल एक तरीके से मेहरगढ़ में इसके साक्ष्य मिले हैं, जो धान की खेती के एक तरीके से मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले। अगर आपने इसके बारे में नॉलेज होगी आपको तो आपको पता होगा। तो इस टाइप पे क्या था, एक तरीके से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का यूज़ होता था। जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, फल हो गया, सब्जियाँ हो गया, तरबूज, नींबू, दूध, दही से निर्मित और वस्तुएं होती थी, या मछली, भेड़ का मांस प्रचलन में था। इट मीन्स आपको पता चलता है कि जो उस टाइम पे जो सभ्यता थी, इसमें कैसी एक विशेषता थी, इसके भोजन में क्या विशेषता थी कि इस टाइम पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का प्रयोग होता था। खुदाई में मिठाई के साथ वो मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधुवासी मिठाई व स्वादिष्ट भोजन में विशेष रुचि लेते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है खुदाई में जब मतलब साक्ष्य में कैसे मिलते हैं, जब उस चीज़ की एक तरीके से उसके करे जाते, खुदाई की जाती है, वहाँ के नीचे दबे हुए जमीन में कुछ ना कुछ हमें क्या मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है, हमारे इतिहास का हमें पता चलता है। अब यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, हम इसके बारे में देखते हैं कि जो सिंधु निवासियों के धार्मिक के विषय में हमारी जानकारी पूर्णतः पुरातात्विक अवशेषों पर ही आधारित है। अब पुरातात्विक अवशेष क्या होते हैं, अगर आपने यूनिट फर्स्ट देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि पुरातात्विक अवशेष होते क्या है। बट मैं आपको यहाँ इसमें भी बता देती हूँ कि जिससे कि आप थोड़ा लिंक कर पाए। जैसे कि आपके सिक्के हो गए, या वो हो गए, आपके सिक्के हो गए, या इमारतें हो गई, ये सब क्या है, ये आपके पुरातात्विक स्रोत है, कहीं पे लिखे गए नहीं है। आप सिक्कों को देखकर पता करते हैं कि हाँ हमारे इतिहास में ऐसा कुछ रहा होगा। जैसे समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए सिक्के पे क्या है, तस्वीर छपी हुई है, तो हमें क्या पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो कैसे थे, वो थे प्रियवादी थे, मतलब जो संगीत प्रिय थे। और जो इमारतें, जैसे इमारतें कैसी हैं कि उस टाइम पे इमारतों का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ इस टाइम की इमारतें इस टाइप की हैं, तो लोगों का जो जीवन शैली होगी वो इसी टाइप का कुछ होगा। तो यही चीज़ है ना कि जो धार्मिक जीवन का हमें किससे से पता चलता है, पुरातात्विक अवशेषों पर ही आधारित है। खुदाई में समाधि के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन खुदाई में प्राप्त विभिन्न मूर्तियां, ताबीज और मोहरों में से सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन पर प्रकाश मिलता है। मतलब कि जब खुदाई हुई तो उसमें मूर्तियां, ताबीज ये सब प्राप्त हुए, जिससे कि पता चलता है कि हाँ इस टाइम के लोग कैसे थे, धार्मिक चीज़ों पर विश्वास करते थे। और उन्हें देखकर यह ज्ञात होता है कि सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन बहुत ही उन्नत हुआ। तो इससे ही हमें याद होता है। तो अब आपने देख लिया कि इसके जो एक तरीके से क्या थी विशेषताएं, क्या क्या थी।
अब हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की योजना कैसी थी, नगर योजना, क्योंकि आखिर में ये फेमस किस लिए है आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये कैसी सभ्यता थी, ये शहरी संस्कृति पे डिपेंड एक तरीके से सभ्यता है। इसे हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसे कि आज के टाइम पे कोई भी चीज़ आप देखते हैं कि नालियों का इस टाइप से नालियाँ बनाई गई हैं, या सड़कें बनाए गए हैं, या घर बनाए गए हैं, मकान बनाए गए हैं, तो उस टाइम पे भी मतलब वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलता है। इस कारण से क्या है, इसको हमने नगरीय सभ्यता भी कहा है। और हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, तो जो नगर योजना थी ना, वो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता रही है। प्रत्येक नगर किसमें था, दो मुख्य भागों में बटा हुआ था। एक था आपका ऊंची जमीन पर एक किला बनाया गया था, जिसमें कौन रहते थे, बड़े लोग रहते थे, मतलब जो शासक वर्ग रहते थे, जो पुरोहित हो गए, मतलब जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे वो रहते थे। आपको इसमें दो भागों में बांटा गया था, एक आपका ऊपरी भाग होता था, एक आपका निचला भाग होता था। जो ऊपरी भाग होता था वो कैसा होता था, उसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे, पुरोहित रहते थे। और जो निचला भाग था उसके अंदर कौन रहता था, जो सामान्य लोग होते, जो सामान्य मानव थे वो रहते थे। और इसके शहरों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नालियाँ थी, जो जल निकासी के लिए बनाए गए थे, जो भी जगह बनाई गई थी वो बहुत ज़्यादा कैसे थे, वेल स्ट्रक्चर थे। और एक सुव्यवस्थित जल आपूर्ति प्रणाली थी, स्ट्रीट लाइन व्यवस्था थी, रात के दौरान कानून तोड़ने वालों को बाहर निकलने के लिए वॉच और वार्ड की व्यवस्था थी, कचरों को डंप करने के लिए विशेष स्थान थे। मतलब आप देख सकते हैं कि जो इस टाइम पे हम यूज़ करते हैं, जो हमारी शहरी प्रणाली इस टाइम पे हम देखते हैं, वो चीज़ आप देख सकते हैं कि 2500 BC में हमें देखने को मिलता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि कैसी सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी। और हर गली में सार्वजनिक कुएं, हर घर में कुएं, मुख्य सड़कें 9 फीट से लेकर 30-40 फुट तक चौड़ी होती थी। और शहरों को विभाजित करने के उच्च कौशल के साथ संकीर्ण गलियों के जालों में विभाजित थी। और उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री में जली हुई ईंटें और धूप में सुखाई गई ईंटें मिलती हैं, मतलब जिससे पता चलता है कि जो इस टाइम पे जो ईंटें थी वो कैसी थी, पकी हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो रेल लाइन का जो निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम पे जब ईंटें लाई जाने लगे तो देखा गया था कि ये कैसी ईंटें हैं, पकी हुई ईंटें हैं, जो कि मतलब एक तरीके से असंभव की बात लग रही थी। तो हम देख लेते हैं नगरीय इसमें कि ईंटें कैसी थी। तो इस सभ्यता में नगरों के भवनों और दुर्गों के माध्यम से बनाया जाता था, मतलब दुर्गों को ईंटों के माध्यम से बनाया जाता था। और इसके स्थलों से कच्ची और पक्की दोनों की तरह की ईंटें क्या थी, प्राप्त हुई थी। और कच्ची ईंटों का प्रयोग भवन की चारों तरफ से घेरे हुई दीवारों को बनाने में किया जाता है, और सड़कों के निर्माण के लिए किया जाता था। तो देख सकते हैं कि आपकी इस टाइप से जो ईंटें थी वो कैसी थी, हमारी कच्ची और पक्की दोनों ईंटें थी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, आपको जो सूखी हुई ईंटें और जली हुई ईंटें प्राप्त होती हैं उसके साक्ष्य में मिलते हैं। तो इस कारण से हम कहते हैं कि जो इस टाइम पे जो ईंटें थी वो कैसी थी, पकी हुई ईंटें यूज होती थी। नेक्स्ट आपका दरवाजे। अब दरवाजे मतलब जो इस सभ्यता में ना लोग अपने घरों के दरवाजों को मुख्य सड़कों की तरफ ना खोल करके छोटी गलियों की तरफ खोलते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे, इसके पीछे उनका ये रहता था ना कि सुरक्षा की दृष्टि से करते थे। इनका कारण था ना कि मतलब कि सड़कों की धूल मिट्टी से बचने के लिए करते थे कि जैसे कि आप ज़्यादा मेन गेट से ना खोलकर आप पीछे की तरफ कुछ छोटी मोटी गलियों से अपना एक तरीके से मुख्य द्वार रखते थे। बाकी ऐसा करने के पीछे और कोई ठोस कारण नहीं हुआ करता था उनका, सिर्फ वो सुरक्षा की दृष्टि से क्या करते थे कि वो धूल मिट्टी से क्या हो सके, बच सके। और इस सभ्यता में सिर्फ गुजरात से पाए गए स्थल लोथल में घरों के दरवाजे क्या थे, मुख्य सड़कों की ओर खुलने का प्रमाण प्राप्त होता है। इट मीन्स लोथल के जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने वो जब ये चीज़ थी, मैंने आपको ऊपर बताती हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जब ये सभ्यता खोज की गई थी, तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारी क्या की गई थी, सैकड़ों जगह की खोज की गई थी, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं, लोथल आ जाता है आपका, और कौन सा आ जाता है आपका, कालीबंगन आ जाता है, और आपके कौन से आते हैं, चहुंदड़ो आ जाता है, मतलब और बहुत से आते हैं, जैसे और मोहनजोदड़ो भी आते हैं। और कौन कौन सी ये सारी जगहें पाई गई थी उस टाइम पे जब ये खोजा गया दयाराम साहनी ने, तो उस टाइम पे इन सब चीज़ों का भी क्या होता है, एक तरीके से विकास देखने को भी मिला था। तो यही चीज़ थी। अब सामूहिक भवन कैसे थे, अब जो इस टाइम पे भवन कैसे हुआ करते थे इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका नगरीय प्रणाली की नगर योजना के बारे में देख रहे हैं, तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि इनके सामूहिक भवन कैसे हुआ करते थे। तो इस सभ्यता में ना बहुत से सामूहिक भवन प्राप्त होते हैं जो सारे लोगों और समाज के लिए बनाए गए थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, जो यहाँ पे ग्रेट बाथ था, ग्रेट ग्रेनरी थी, ग्रेनरी मतलब जहाँ पे अन्न रहते थे, अन्न अन्न वो अन्नागार था,
कि इट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे भी क्या था, अन्न को बचा कर रखने के लिए कुछ ना कुछ क्या बनाए गए थे, बनाए वो चीज़ें बनाई गई थी। इस स्नानघर के 2 तरफ सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जिससे लोग इस स्नानघर में जा सकते थे और इसके आस-पास छोटे-छोटे कमरे भी बनाए गए थे, जहाँ लोग क्या करते थे, वस्त्रों को बदल सकते थे। कि जैसे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से इसको इतना अच्छे से बनाया गया है कि हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ जो आपको चीज़ें मिली हैं, आप देख सकते हैं कि हर चीज़ ऐसे बनाई गई है कि कितने, जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि आप देखते हैं कि स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, तो उसमें भी जीने बनाए जाते हैं 2 तरफ से, 3 तरफ से, और फिर चेंजिंग रूम भी बनाए जाते हैं। तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें बनाई गई थी। और इसके अलावा हड़प्पा से विशाल अन्नगृह भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि ग्रेट ग्रेनरी भी आपको मिलती है, कि यहाँ से मोहनजोदड़ो से, जहाँ बहुत सारे अन्न को जमा करके रखा जाता था और वहाँ से उनका क्या किया जाता, व्यापार भी किया जाता था। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसकी एक विशेषता क्या है कि इस टाइम पे अलग जो मतलब जो नागरिक थे उनमें मतलब बहुत ही बहु बहुलता थी, जिस कारण से जो लोग थे वो कैसे थे, अलग-अलग व्यवसाय, उद्योग और काम धंधे करते थे। तो यही चीज़ थी। और इसके अलावा क्या था, सामूहिक स्नानागार भी प्राप्त हुआ था, जहाँ पर लोग एकत्रित होकर क्या करते थे, सभा भी करते थे। इट मीन्स असेंबली भी होती थी उस टाइम पे। इससे हमें ये भी पता चलता है, क्योंकि ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े हॉल टाइप में रूम भी दिखे गए थे। जब इसके ढूँढा गया था ना, तो आप देखेंगे ना, अगर आपने इसको सर्च करना, आप इसके देखना कि कैसे-कैसे आपको कहाँ पिक्चर्स दिखाई गई होंगी। उसमें आप देखेंगे कि स्नानागृह है, ग्रीन वो है आपकी अन्नगृह है, और फिर सभा हॉल भी बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है उस टाइम पे। तो यही चीज़ थी कि इसकी क्या थी, नगरीय प्रणाली कैसी थी, नगर योजना इसकी कैसी थी हड़प्पा टाइम की। अब हम देखते हैं कि जो आपकी वो है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक जीवन कैसा था। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको दे रही हूँ ना कि इसी को आप लेकर ना आप इसकी विशेषता भी बना सकते हैं। आपको विशेषता कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये पॉइंट्स हो गए। आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे कैसी थी। आप देख रहे हैं कि जो सामूहिक भवन मिलते थे, वो और क्या मिलता था, वो थे वो जैसे हॉल मिलते थे, या आपकी ग्रेनरी थी, बाथ था, मतलब वो था, स्नानगृह था। तो ये सब क्या है, इसकी विशेषताओं के अंदर ही आएगा। या इसकी जो वो थे, दरवाजे थे, वो मुख्य द्वार की तरफ ना खुलकर और सड़क की वो छोटी गलियों से खुला करते थे। या फिर जो इनके जो घर बनाए गए थे, वो ऊंची दीवार पर और एक नीचे किले पर बनाए गए थे, जिसमें जो ऊंची दीवार पर बनाए गए थे, वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और जो नीचे उस पे बनाए गए थे, नीचे किले पे, वहाँ पे कौन रहते थे, जो सामान्य लोग रहते थे। तो मतलब ये सब आप विशेषताओं में भी इनकी डाल सकते हो। आपको विशेषताओं को अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विशेषताओं में इन पॉइंट्स को, अगर मान लो आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि आपके कॉलेज के पेपर में कैसे होता है, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो आपको लिखने के लिए तो ये चीज़ करनी पड़ेगी ना, कि आप उसको इतना अच्छे से मायने में सोचें कि हाँ आप क्या क्या पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो आपको मान लो 5-7 पॉइंट बताऊंगी, बट आगे के मान लो 10-12-15 पॉइंट आपको लिखने हो, तो आप तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ लिखेंगे ना। तो यही चीज़ें हैं कि आपको बनाना आना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम देखते हैं कि कैसे इसकी तरीके से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, उस समय उस सभ्यता के निवासी जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे, वह निश्चित ही आधुनिक सभ्यता को टक्कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जैसे कि हम आज अपने टाइम पे देखते हैं कि सड़कें ऐसी बनाई गई हैं, नालियाँ ऐसी हैं, घर ऐसे हैं। तो उस टाइम भी सोचो, तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे भी ये चीज़ें क्या थी, एक तरीके से विद्यमान थी। अब हम देखते हैं कि तक के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो इससे हम देखते हैं कि जो हड़प्पा वासियों का भोजन, मतलब कि जो हड़प्पा वासियों के भोजन की आपूर्ति शहर के आसपास के क्षेत्रों में खेती वाले व्यापक क्षेत्रों से की जाती थी, और चावल शायद सिंधु घाटी में ही उगाया जाता था। और लोगों के मुख्य भोजन में गेहूं, जो चावल, दूध, कुछ सब्जियां जैसे कि मटर हो गया, तिल, खजूर जैसे फल शामिल थे। और बीफ, मटन, मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि इनका भोजन कैसा था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। तो वही चीज़ कहेगी, बीफ, मटन, पोर्क और पोल्ट्री, मछली, मतलब ये सब नॉनवेज है आदि भी सिंधु लोग खाते थे। कृषि सिंधु लोगों का मुख्य व्यवसाय प्रतीत होता था, क्योंकि आपको वहाँ पे कृषि के एक तरीके से हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और हड़प्पा में एक अन्य भंडार की भी खोज इस बात का समर्थन करती है। जो मोहनजोदड़ो से आपने देखा था कि एक अन्नाग्रह मिला है, जो ग्रेट आपका एक तरीके से बहुत बड़ा अन्नाग्रह है, तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे वो कृषि पर डिपेंड थे, मतलब कृषि करते थे, और कृषि का जो अनाज पैदा होता था उसको रखते थे और उसको क्या करते थे, बेचते थे, मतलब उससे व्यापार भी करते थे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा वासी थे वो कैसे थे, एक तरीके से
कृषि उनका क्या था, मुख्य व्यवसाय प्रतीत होता था। इस कारण से ही हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एक तो सामाजिक जीवन में क्या था कि अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है हड़प्पा वासियों के वस्त्र। अब इस टाइम पे जो सामाजिक मतलब वो थी आपकी, क्या कहते हैं, सामाजिक जीवन उनका कैसा था, तो उसमें वो वस्त्र किस टाइप से पहनते थे। तो जो वस्त्र होते थे ना उनका है ना, आप देखेंगे ना कि जो मतलब सबसे ज़्यादा ना तकिए की खोज की गई थी, तो उसके कारण हमें पता चलता है ना कि जो सूती कपड़े ना सामाजिक वस्त्र की बुनाई के लिए उपयोग किए जाते थे। जो सूती कपड़े थे वो सामाजिक मतलब उसके लिए यूज़ किए जाते थे सामाजिक वस्त्र के तौर पर। और इस टाइम पे ऊन का भी प्रयोग होता था, रेशमी कपड़ों का भी उपयोग होता था, जैसा कि मैंने आपको ऊपर विशेषताओं में बताया था। और कपड़े ना सिले हुए होते थे। और जो स्त्री और जो पुरुष होते थे ना उनके कपड़ों को ना मतलब एक तरीके से ना दो टुकड़ों में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आजकल भी हम कैसे पहनते हैं, ऊपर मान लो जीन्स टॉप हमने पहन रखा, तो ऊपर हमने कोई टी शर्ट डाली, नीचे हमने कोई जीन्स डाल लिया। तो उस टाइम पे भी जो जो स्त्री थी और जो पुरुष थे ना वो इसी टाइप से कपड़े पहनते थे। जैसे कि जो पुरुष होते थे ना वो निचले वस्त्र जैसे धोती पहन लेते थे और ऊपरी वस्त्रों में वो शॉल की तरह पहन लेते थे। तो इस टाइप से हुआ करती थी उस टाइम की ड्रेस। और जो उस टाइम पे ना जैसे कि जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, लंबे बालों की चोटी बांधती थी जिसके अंत में ना पंख के आकार का धनुष होता था। और सिंधु घाटी की महिलाओं को अपनी आधुनिक बहनों की तरह तरह संस्कृति का भी शौक था। तो मतलब इस टाइप से आप जान देख सकते हैं कि उनका एक तरीके से वस्त्र कैसे हुआ करते थे, दो भागों में डिवाइड होते थे, मतलब दो टुकड़ों में इस्तेमाल होते थे उनके कपड़ों का। और सूती कपड़ों का ज़्यादा यूज़ होता था, ऊनी कपड़ों का। तो ये सब उनकी विशेषताओं में आ सकता है। जो आपकी सामाजिक एक तरीके से जो सामाजिक जीवन उनका कैसा है वो आप इनकी विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े शॉर्ट पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस टाइम पे जो हड़प्पा जो समाज था ना वो कैसा था, मातृ प्रधान था। मतलब एक तरीके से स्त्री की प्रधानता होती थी। मातृ जैसे आपने देखा था ना कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे, तो इससे हमें पता चलता है ना कि वो मातृ प्रधान था। मतलब परिवार समाज की इकाई होती थी। मतलब और जो लोग थे वो शांति प्रेम से रहते थे। सामाजिक विभाजन था, मतलब जो लोग थे, आप जैसे कि हमने देखा कि एक तरीके से अस्त्रों का अभाव मिलता है हमें। अस्त्र नहीं दिखाई देते, अस्त्र कहीं पे भी हमें उसके साक्ष्य नहीं मिलते कि अस्त्र बहुत ज़्यादा बनाए गए हों। और जब अस्त्र नहीं है तो मतलब कि लड़ाई झगड़े भी नहीं होते होंगे। तो इससे हमें ये साक्ष्य वो मिलता है, प्रमाण मिलता है कि जो उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, शांति और प्रेम भाव से रहते थे। और हड़प्पा के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के मतलब भोजन करते थे और वह दूध नहीं पीते थे। उसमें इससे हमें ये भी शख्स वो मिलता है, प्रमाण मिलता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था इसके भोजन को लेकर। तो इसमें आपने देखा था ना कि वो भी खा रहे थे, शाकाहारी सब्जियां भी खा रहे थे और साथ में वो क्या खा रहे थे, वो मांसाहारी भी खा रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका वस्त्र का एक तरीके से कैसा वो कैसा था, भोजन की इकाई कैसी थी उनकी। नेक्स्ट है आपका कि वह ऊनी और सूती दोनों के तरह के कपड़े पहनते थे। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कलश में कपड़े के कुछ टुकड़े भी मिले, जिससे कि क्या हमें पता चलता है कि एक तरीके से इस टाइम पे लोग कपड़े का यूज़ कर रहे थे। और हड़प्पा के नगर में गले के हार, मन के ताबीज इत्यादि आभूषण के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इससे हमें ये मिलता है कि हाँ, आभूषण का यूज़ हो रहा था उस समाज में, उस टाइम पे। जो सामाजिक जीवन था वो लोग उसके अंदर क्या कर रहे थे, अपने आभूषण भी पहनते थे, जो कि किसके बने होते थे, जो मन के हो गए, ताबीज हो गए, इन सब के बने होते थे। और हड़प्पा में मनोरंजन के अनेक साधन होते थे। बच्चे खिलौने से खेलते थे और बड़े लोग शतरंज से खेलते थे। इसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं खुदाई में। और मोहनजोदड़ो से नाचती हुई एक लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जनरल बेस पे बता रही हूँ। ओके, अब हम देखते हैं इसकी सजावट कैसी थी। मतलब कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम पे जो अधिकांश घरेलू जो सामान होते थे ना वो मिट्टी के बर्तन, तांबे एवं कांसे जैसी धातुओं से बने होते थे। और मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बर्तनों की कला ने अद्भुत उत्कृष्टता प्राप्त की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, या फिर सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता, इन सब नामों से हम उसको जानते हैं। तो वही चीज़ है ना कि इस टाइम पे ना मतलब कांसे की धातु की जो वस्तुएं बनी होती थी वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता था। इस कांसे क्या थी, एक तरीके से इसको हमने कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा है। नेक्स्ट आपका बर्तन और उपकरण, और इसके सामाजिक जीवन में इसके बर्तन और उपकरण कैसे थे। तो जो जार, बर्तन, व्यंजन आदि सहित अधिकांश रसोई के बर्तन मिट्टी और पत्थर से बने होते थे। और तलवार जैसे जो रक्षात्मक हथियारों का अभाव है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता को हमने शांति प्रिय भी थी, क्योंकि इस टाइम पे हमने क्या नहीं देखा थे, हमने हथियार नहीं देखे, हमने अस्त्रों का निर्माण नहीं देखा। तो इस कारण से हम क्या मानते हैं कि जो लोग हैं वो आपस में क्या करके रहते हैं, मेल जोल करके रहते हैं। और कमरों को सजाने और आराम से बैठने के लिए कुर्सियां और औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, इसके साक्ष्य में दिखे हैं। तो आपने देखा कि इनका जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, भोजन का कैसा यूज होता था, वस्त्रों का कैसा था, मातृ प्रधान था। और
कैसा था, एक तरीके से शांति प्रेमी था, मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के वस्तु भोजन का यूज़ किया जाता था, बर्तनों का कैसे यूज़ होता था, सजावटी सामान कैसे थे, इन सब के हमें देखा। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा वासियों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। जो इतने से उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो मतलब कि वो किस टाइप से रहते थे, उन सब के हमें देखेंगे हम कि वो किस चीज़ पर डिपेंड थे, जो उनकी एक तरीके से जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो किस पर डिपेंड थी, पशुपालन पे, कृषि पे, किस चीज़ पे, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं अब। तो जो हड़प्पा निवासियों ने सर्वप्रथम कपास के धान की खेती शुरू की थी और उन्होंने ही मध्य एवं पश्चिम एशिया के साथ भारत के समुद्री व्यापार की नींव भी डाली थी। उनका आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार का जो व्यापार था वो उन्नत था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे आपको क्या मिले थे, अन्नागृह मिले थे, जहाँ पे अन्न को क्या करा जाता था, संरक्षित रखा जाता था। तो वो क्यों संरक्षित रखा जाता होगा, व्यापार करने की मकसद से ही। जब ज़्यादा फसल हो जाती होगी तो वो व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए तो उसको सुरक्षित रखेंगे ना। तो वो इसका आंसर हम क्या देखते हैं कि विदेशी हो या आंतरिक हो, दोनों प्रकार के क्या थे, एक तरीके से व्यापार उन्नत थे। अब इनका पशुपालन कैसा था, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो पशुपालन था ना, हड़प्पा के लोग है ना, कई कई अलग अलग जानवरों को पालतू बना देते हैं। इन जानवरों में कुत्ते, बिल्ली, कुबड़ वाले मवेशी, शॉर्ट सिंग या भैंस, सुअर, ऊंट, घोड़े और संभवतः हाथी भी शामिल थे। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, हाथी लिखा है यहाँ पे। ओके, तो ये सब क्या थे, एक तरीके से पालतू थे। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि यहाँ पे जो ये कुत्ता है ना, ये सबसे पहले एक तरीके से पालतू जानवर बनाया गया था। सबसे जो सर्वप्रथम जो जानवर था वो कौन सा, कुत्ता था। तो यही चीज है कि जो पशुपालन के लिए इन सब जानवरों का एक तरीके से पालतू बनाए गए थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं खेती। इट मीन्स इस टाइम की जो कृषि थी वो किस टाइप की थी। तो जो हड़प्पा वासियों से पहले की जो सभ्यताओं की तरह है ना, ये प्राचीन लोग भी क्या करते थे, खेती ही करते थे। और इन्होंने ना जो कृषि सिंचाई वृत्त वाली प्रणाली का निर्माण किया था। और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। और सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने किस किस का एक तरीके से खेती करी थी, गेहूं हो गया, जौ हो गया, खरबूजे, तेल, खजूर, मटर, कपास, संभवतः चावल उगाते थे। और किसानों द्वारा उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल का एक बड़ा हिस्सा क्या होता था, सार्वजनिक अन्न भंडार में क्या होता था, भुगतान किया जाना था। इट मीन्स वो एक तरीके से अगर ज़्यादा वो हो जाता था तो उसको इकट्ठा करके रख भी देते थे और उसका क्या करते थे, एक तरीके से वो बेचने में भी, व्यापार भी करते थे उससे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। तो यही चीज़ है कि उनकी और आपने ज़रूर सुना होगा कि मेहरगढ़ में जो चावल के साक्ष्य मिले कि हाँ चावल की खेती भी की जाती थी, तो उसके साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, मेहरगढ़ में। ठीक है, ओके, तो यही चीज़ थी आपकी। तो ये कृषि आर्थिक स्थिति किस पे डिपेंड थी, आपकी पशुपालन पे और खेती पे। और हम देखते हैं कि किस पे हमारी क्या कहते हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था। तो ये मैंने वही पॉइंट्स वाइज आपको बता रखा है कि जो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य पर निर्भर थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भैंसों, भेड़ों, ऊँटों, बकरियों, सुअर, कुत्ते, गधे जैसे जानवरों को पालतू बना रखा था। बाढ़ के मैदान में हड़प्पा के लोगों ने गेहूं, जौ, सरसों की जैसे 9 फसलों का उत्पादन किया था। जो बाढ़ जैसे जो वो हो जाते हैं, जो क्षेत्र थे, तो वहाँ की जो मिट्टी होती थी ना, वो कैसे हो जाती थी, थोड़ी उपजाऊ हो जाती थी। तो वहाँ पे वो क्या करते थे, अलग अलग प्रकार की फसलें बोते थे। जैसे उन्होंने गेहूं को बोया, जौ को, सरसों को, और भी प्रकार के जो अलग प्रकार की 9 फसलें थी उनको भी बोया था। जैसे मैंने आपको ऊपर बता भी रखा है कि कौन कौन सी वो फसलें थी, खरबूजे, तेल, खजूर, मटर, कपास, ये सारी फसलें थी। ओके, तो और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने क्षेत्र के अंदर दूर दराज के क्षेत्र के साथ व्यापार करते थे। और यह जो था ना, ये व्यापार ये स्थलीय और जलीय मार्ग से होता था। मतलब स्थल के मार्ग से और जलीय मार्ग से क्या होता था, ये व्यापार होता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये क्या लिख रखा है, ये ना थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, हल से खेती करके है ना अधिक फसल उगाई जाती थी और इस प्रकार उस पर अधिक लोग निर्भर रह सकते थे और एक छोटे से क्षेत्र से अपना भोजन क्या करते थे, प्राप्त कर सकते थे। कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटे से क्षेत्र में अगर फसल उगाई जाएगी तो उससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों को भोजन प्राप्त हो सकेगा। तो इसका ये मकसद था। और नेक्स्ट पॉइंट आपका कि लोथल के लोगों ने हाथी को भी क्या बना रखा था, पालतू जानवर बना रखा था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन भी कहा था कि हाथी भी क्या था, एक पालतू जानवर था। तो वो कौन से उसने बना रखा था, जो लोथल जो जगह खोजी गई थी, बंदरगाह यहाँ पे वैसे तो था, तो यहीं पे क्या था, एक तरीके से जो हाथी था वो क्या था, पालतू जानवर था। नेक्स्ट आपका कि हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। अब धार्मिक कैसे पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे, जो हड़प्पा के वासी थे, वो एक तरीके से धार्मिक भी थे, वो भगवान में भी विश्वास रखते थे। वो कैसे पता चलता है, उसके हमें कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलेंगे तभी तो हमें पता चलता है ना। तो हम इसके बारे में जानते हैं।
तो जो सिंधु लोगों के धर्म के कुछ दिलचस्प पहलू थे। सिंधु घाटी के अवशेषों में किसी मंदिर का अभाव है, मतलब हमें वैसे मंदिर तो नहीं मिले हैं, पर कुछ विद्वानों को यह मानना पसंद करते हैं ना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले बड़े भवन वास्तव में मंदिर ही थे। और जो डॉक्टर वो थे ना बादशाह ने इस मत को क्या कहते हुए खारिज कर दिया ना कि इन भवनों में कोई भी एक तरीके से मूर्ति वूर्ति नहीं पाई गई थी। तो ये चीज़ थी। तो जो आप देखते कि इन्होंने कैसा धार्मिक इनका वो था, धार्मिक जीवन कैसा था। तो ये क्या करते थे, मातृ देवी की उपासना, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सामाजिक हमने उसमें जीवन में पढ़ा ना कि ये कैसी थी, मातृ प्रधान थी। कैसी थी जो हमारी जीवन शैली थी, कैसी थी, मातृ प्रधान थी। तो इट मीन्स इसमें मातृ देवी की उपासना होगी, क्योंकि सबसे हेड ऑफ दी मतलब जो परिवार की इकाई में सबसे हेड कौन होता था उस टाइम पे, माता हुआ करती थी। तो इस कारण से एक तरीके से हम मान सकते हैं कि धार्मिक चीज़ों में भी मातृ देवी की उपासना होती थी। और सुमेर और मिस्र की तरह सिंधुवासी मातृ देवी की नाना रूपों में क्या करते थे, अलग अलग रूपों में, मतलब नाना रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में क्या करते थे, उपासना करते थे। और मातृ देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई। मातृ देवी की कुछ मूर्तियों में इसे आभूषण और कुछ में बिना आभूषण के दिखाया गया। और मातृ देवी को माता, अम्बा, काली, कराली आदि नामों से क्या कहते जाना जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें हमें ये भी पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे हम आभूषण भी यूज़ कर देते, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ताबीज ये सब चीज़ों का यूज़ होता था। मैं आपको ये बातें इसलिए बार बार रिपीट करूँगी कि आपके माइंड में ये चीज़ें जाकर एकदम सेट हो जाए, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, आपको ये बार बार याद करने की कोई ज़रूरत ना पड़े कि हाँ आपकी में क्या चीज़ क्या नहीं होती थी। तो इसलिए मैं बार बार आपको पीछे का भी रिपीट करती चली आ रही हूँ। नेक्स्ट है आपका कि वृक्षों और पशुओं की पूजा। इट मीन्स जो धार्मिक इनका जीवन था उसमें ये क्या करते थे, पशुओं और वृक्षों की भी पूजा करते थे। जैसे वृक्षों में वो पीपल, महुआ, तुलसी, पशुओं में कुबड़ वाला बैल एवं सांप की उपासना में प्रचलन था। इट मीन्स ओके। और इसके अलावा सिंधुवासी जल, अग्नि, सूर्य आदि की भी क्या करते थे, उपासना करते थे। मैं आपको बता रही हूँ जो कुबड़ वाला बैल वाला है ना, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको पेपर में अगर देना होगा तो ये एग्जाम्पल जरूर देना। और उनका भूत प्रेत व झाड़ू टोना में भी क्या था, विश्वास था, क्योंकि हमें इसके कुछ ना कुछ साक्ष्य हमें जरूर दिखाई दिए, तभी हम ऐसा कहते हैं कि वो जो लोग थे हड़प्पावासी वो क्या करते थे, वो पीपल, महुआ या तुलसी या जो पशुओं में गोबर वाला जो बैल है उसकी पूजा करते थे, उपासना करते थे। ओके। नेक्स्ट है आपका शिव की उपासना। अब ये शिव की उपासना भी इनके धार्मिक जीवन में कैसे देखते थे, वो शिव की भी उपासना करते थे। अब वो कैसे पता चलता है, क्योंकि जो खुदाई के टाइम पे ना जो मतलब प्राप्त मोहरों पर 3 सिर एवं 2 सिंह वाले देवता जो कि एक बाघ एवं हाथी और एक गैंडे से घिरे हुए हैं, और जिसके सिंहासन के नीचे एक भैंस तथा पैरों के नीचे 2 हिरन, यह इस बात का परिचायक है ना कि जो शिव की उपासना भी क्या की जाती थी, पशुपति महादेव के रूप में की जाती थी। तो हमें इससे पता चलता है कि हाँ शिव की उपासना भी होती थी, क्योंकि वो सिक्कों के थ्रू हमें क्या पता चलता है, इसके प्रमाण मिलते हैं हमें। नेक्स्ट आपका कि सूर्य की उपासना। इनका जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था, इसमें वो सूर्य की उपासना भी करते थे कि कुछ मुद्राओं पर सूर्य के चिन्ह वास्तविक एवं पहिया प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है ना कि सिंधु निवासी सूर्य पूजा भी करते थे। और अब मैं पॉइंट वाइज इसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि स्रोतों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन उनमें से मात्र देवी क्या होती थी, सर्वाधिक पूजी जाती थी। जैसा कि मैंने आपको इनकी विशेषताओं में भी आप इनको लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि जो मैंने आपको ये सामाजिक आर्थिक जीवन या राजनीतिक जीवन में आपको बताऊंगी, तो इन सबको आप विशेषताओं में भी डाल सकते हैं कि इनके अंदर कैसी थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी। इसके अंदर मात्र देवी सर्वाधिक पूजी जाती थी। जानवरों से घिरा सिंह वाला एक पुरुष देवता शिव का रूप माना जाता था। मतलब जो सिक्के हमें मिले हैं वो हमें किस रूप में हम कह सकते हैं कि वो शिव देवता है, क्योंकि वो क्या है एक तरीके से जानवरों से घिरे वाले जो सिंह है, सिंह वाला एक पुरुष क्या है, देवता हम शिव के रूप में मानते हैं, जो पशुपति शिव का संकेत देता है। और थर्ड आपका कि संभवतः हड़प्पा के लोग अग्नि की भी पूजा करते हैं, और कालीमंगा से प्राप्त यज्ञ कुंड की श्रृंखला एक इसका उदाहरण भी है। जो कालीमंगा से हमें क्या मिला है, यज्ञ कुंड की एक तरीके से हमें साक्ष्य मिले हैं। और जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगृह संभवतः धार्मिक महत्व का तालाब तो था यहाँ, जहाँ लोग पूजा अर्चना के रूप में स्नान करते होंगे। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ धार्मिक जीवन भी उनका किस टाइप से था, वो धार्मिक चीज़ों में भी विश्वास रखते थे, तभी तो वो स्नानगृह बना होगा। और स्नानगृह में लोग क्या करते होंगे, पूजा कार्य करने से पहले क्या करते होंगे, वहाँ से स्नान करके और पूजा के लिए क्या करते होंगे, जाते होंगे। और जानवरों से घिरा सिंह वाला, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो देवता क्या है, हमारे एक तरीके से शिव का संकेत है। और हड़प्पा से स्वास्तिक का भी क्या मिलता है, एक तरीके से साइन हमें देखने को मिला है। इसलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं ना कि जो हड़प्पा सभ्यता में सूर्य की भी पूजा की जाती थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सूर्य की भी पूजा, इन सभी पॉइंटों को मैंने एक तरीके से ये आपको कंबाइन करके यहाँ पे लिख के दे दिया कि जिससे कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पता चल जाए, रिकैप हो जाए आपका एक तरीके से वापस से। ओके। अब हम देखते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था। अब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में क्या हमें पता चलता है। तो वैसे तो ना हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, इसके बारे में मतलब हमें इतिहास के बारे में हमें इसके राजनीतिक जीवन से हमें कुछ नहीं पता चला, ना इसके हमें थोड़े साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में लिखित अवशेषों की कमी के कारण सिंधु सभ्यता कालीन राजनीतिक स्थिति का निर्धारण करना क्या हो पाया बहुत कठिन है। और खुदाई में प्राप्त विभिन्न स्रोतों से ही तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो यही चीज़ है कि जो सभ्यता कालीन शासन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानियों के द्वारा होता था, और योजनाबद्ध निर्माण कार्य को देखते हुए अनुमान लगाया जाता है ना कि नगरों में नगर पालिका जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी, क्योंकि आखिर में इसमें कुछ ना कुछ योजना के थ्रू ही किसी चीज़ का निर्माण होता था। अब जो सड़कें बनाई गई हैं, स्नानागृह हैं, अन्नगृह हैं, कुछ बनाए गए हैं, तो इस कारण से हम एक अनुमान लगाते हैं ना कि नहीं, इसमें नगर पालिका जैसी कुछ ना कुछ क्या होगी, एक संस्था होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इसमें होल असेंबली भी होती थी, एक असेंबली होती थी ना, उसके अंदर लोग डिस्कशन करते होंगे, डिस्कशन करके फिर कुछ रिजल्ट निकलता होगा, तो उस चीज़ का निर्माण होता होगा। तो इससे हमें ये साक्ष्य, हम एक तरीके से राजनीतिक जीवन के बारे में हम इस टाइप से उसको क्या कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं। नेक्स्ट आपका कि जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे, शांति प्रिय थे। कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें अस्त्रों का अभाव दिखता है उस टाइम पीरियड में। इनका जीवन राजनीतिक दृष्टि से भी शांतिपूर्ण था, और अस्त्र शस्त्रों की अत्यंत कम संख्या से भी इस बात की क्या होती है, पुष्टि होती है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक स्वरूप होने के कारण तत्कालीन निवासियों का जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहा होगा। तो आपको पता चल जाएगा इनका जो राजनीतिक जीवन है वो किस टाइप से है। तो बिना लिखित साक्षी के सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक जो साक्ष्य है, ये वर्ड लिखा हुआ ओके रॉन्ग लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत तो मिसप्रिंट हो ही जाती है, हिंदी की टाइपिंग में तो और ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो बिना लिखित साक्ष्य के सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। और लेकिन विकसित नगर योजना से पता चलता है ना कि जो हड़प्पा सभ्यता में एक सुव्यवस्थित प्रशासन रहा होगा, जैसे कि हमने बताया कि नगर पालिका संस्थान भी रहा होगा। तो हमें इसी बात से पता चलता है, क्योंकि इतने सिस्टमैटिक ढंग से कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक तरीके से असेंबली, कुछ ना कुछ वो मीटिंग होती होगी, तभी तो इतने सुव्यवस्थित ढंग से कोई काम होता था। तो इस कारण से एक अनुमान लगा के बताते हैं। और सरकार का एक स्वरूप क्या था ये स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज पूरी तरह से नहीं मिलती कि हाँ क्या स्वरूप था, सरकार कैसी थी, राजनीति किस टाइप से चलती थी। और स्टुअर्ट पिगट मानते हैं ना कि जो हड़प्पा सभ्यता में ना पुरोहितों का शासन था, मतलब जो पुरोहित लोग होते थे उच्च वर्ग के लोग होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर उच्च किले पर कई लोग रहते थे और एक निचले किले पर। उच्च किले पर कौन रहते थे, पुरोहित लोग रहते थे, और निचले किले पर जो कौन रहते थे, सामान्य व्यक्ति रहते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इट मीन्स जो कानून वानून बनते होंगे ना वो कौन बनाता होगा, जो पुरोहित शासन करते होंगे। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इसे मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, जो हमारे आज की जो विद्वान है, जो आधुनिक विद्वान है। और आधुनिक इतिहास का मानते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक राजा के अधीन एक विशाल साम्राज्य होता था, और साम्राज्य अनेक प्रांतों में क्या था, विभक्त था, ऐसा कुछ मानना भी था। तो राजनीतिक जीवन के बारे में इसके हमें कोई ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। एक अनुमान के तौर पे हम कहते हैं कि इसका जीवन ऐसा रहा होगा, इतने सिस्टमैटिक ढंग से कोई काम हुआ है तो उसके पीछे कोई नगर पालिका जैसी कोई संस्था होगी, कोई असेंबली होती होगी, कोई सभा होती होगी। सभा के बारे में तो पता चल ही जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, एक हॉल मिला है, मतलब एक हॉल की भी एक तरीके से खोज की गई थी। उस समय में दिखा था कि हाँ एक हॉल भी है, जैसे स्नानागृह था, अन्नगृह था, तो ये सब एक हॉल भी थी, एक असेंबली जिसमें होती होगी लोगों की। तो इससे हमें ये चीज़ अनुमान हम लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के ना बहुत से कारण थे। कुछ लोग मानते थे कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया है। मतलब कुछ विद्वानों का मानना था ना कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने और जलवायु परिवर्तन से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, नाश हो गया है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ तो लोगों को रहना वहाँ पे असंभव हो गया, तो उसका आंसर क्या हो गया कि वो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता बस रखी थी, जो इतने अच्छे से फल फूल रखी थी, वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, विध्वंस हो गई उसका। नेक्स्ट इसका कारण बता सकते हैं कि पर्यावरण का सूखा होना, मतलब पर्यावरण एक तरीके से खराब हो गया। पर्यावरण वहाँ का एक तरीके से जो खाने पीने को जो चीज़ें मिलती थी, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी सभ्यता वहीं पे फल फूल सकती है जहाँ पर क्या होती है, नदी होती है। और नदी क्या करती है, नदी वहाँ पे पेड़ पौधों को एक तरीके से वो पानी प्रोवाइड कराते हैं, उससे जो पेड़ पौधे हैं वो फल फूल सकते हैं और फलेंगे फूलेंगे, तो उससे हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है। तो इस कारण से कोई भी सभ्यता कहाँ पे उत्पन्न होती है, कभी भी वहाँ पे उत्पन्न होती है जहाँ पे एक तरीके से नदी होती है। इस कारण से जितनी भी आपने देखी सभ्यताएं, चाहे वो लोथल हो गया, ये सब हो गया, कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गई, ये हड़प्पा हो गई, ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, तो ये सब कहाँ पे फली फूली थी, ये सब नदियों के आसपास ही फली फूली थी। तो वही कहा गया कि अगर पर्यावरण सूख जाएगा, इसका एक कारण ये माना गया कि पर्यावरण का सूखा होना, मतलब हड़प्पा निवासी तांबे एवं कांसे की
उत्पादन के लिए ईंटें पकाने के लिए बहुत अधिक लकड़ियां जलाते थे, जिसके निकटवर्ती जंगल में वन नष्ट हो गए थे और भूमि की क्या हो गई थी, नमी कम हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया था, पर्यावरण क्या हो गया था, एक तरीके से खराब हो गया था। तो इसका आंसर लोग वहाँ पे अब नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे। तो इसका आंसर, इसका एक ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण था कि बाढ़ का आना, और बाढ़ का आना का तो मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 99% रीज़न यही माना जाता है कि जो बाढ़ का रीज़न की वजह से क्या हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विध्वंस हो गया था। वैसे तो इन सब कारणों से भी जो हमारी वो थी, जो सिविलाइजेशन थी सिंधु सभ्यता, वो नष्ट हो गई थी। बट ज़्यादातर बुकों में अगर देखेंगे ना, तो आपको बाढ़ का ही प्रकोप के कारण बोला जाता है ना कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, वो नष्ट हो गई थी। अगर आपने छोटी क्लासेस में 6th-7th में शायद से मे बी ये चैप्टर है, तो इसमें हमने ज़रूर पढ़ा होगा कि इसका आंसर क्या हो गया था आपका, एक तरीके से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नष्ट हो गई थी। तो कुछ विद्वानों के अनुसार है ना, सिंधु नदी की बाढ़ इस सभ्यता के विनाश के लिए क्या थी, उत्तरदायी थी। और मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई से प्रतीत होता है ना कि यह नगर 7 बार बसा और उजड़ा था, और इस प्रकार निरंतर आने वाली बाढ़ से ही हड़प्पा सभ्यता से क्या हो गया था, स्वतः नष्ट हो गया था। मतलब सोच लीजिए कि हमें खुदाई से कुछ कुछ ऐसे सबूत मिले होंगे जिससे हमें पता चलता है ना कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता था ना, वो इतनी बार 7 बार क्या हुई थी, बसी और फिर उजड़ गई थी। क्यों उजड़ेगी, बार बार बाढ़ आ रही होगी तो वो उजड़ जा रही होगी, और फिर जैसे बाढ़ खत्म हो जा रही होगी फिर लोग वहाँ पे क्या कर दे होंगे, अपनी एक तरीके से वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, सभ्यता बन जा रही होगी, और फिर बाढ़ आती होगी तो फिर वो नष्ट हो जाती होगी। तो मतलब इस टाइप के हमें साक्ष्य मिले, उसी पे हम डिपेंड होकर हम क्या कहते हैं कि जो बाढ़ का एक तरीके से प्रकोप के कारण क्या हो गई थी, ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। फोर्थ पॉइंट आपका कि विदेशी आक्रमण। अब विदेशी आक्रमण के कारण भी बोला जाता है कि जो ये सभ्यता थी नष्ट हो गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सभ्यता कहाँ पे थी, सिंधु घाटी के साइड में, मतलब पाकिस्तान की ओर। जिस टाइम पे हमारा जो पाकिस्तान है उस टाइम उस साइड थी। तो कुछ विद्वानों का विचार था ना कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हड़प्पा प्रदेश पर क्या कर दिया था, आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया था, और संभवतः ये आक्रमणकारी आर्य थे। और पिगट एवं व्हीलर के अनुसार ना, हड़प्पा सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से ही हुआ था। जो आर्य, अभी आप वैदिक साहित्य पढ़ेंगे ना, इसका यूनिट 4 ही है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। तो उसी में आप जानेंगे कि कैसे एक तरीके से आर्यों का आक्रमण हुआ था हमारे उस पे। तो यही चीज़ है ना कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ, और आर्य हड़प्पा निवासियों की अपेक्षा अधिक कुशल योद्धा हुआ करते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया था, हड़प्पा वासियों का क्या हो गया था, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, उसका विनाश हो गया था। फिफ्थ पॉइंट आपका कि हड़प्पा नगरों का समुद्र तट से दूर होना। कि जो हड़प्पा नगर थे ना, डेल्स के अनुसार ना, जो समुद्री तटीय भूमि के सतत ऊपर उठने और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से उनके मुहाने अवरुद्ध हो गए होने आदि प्राकृतिक कारणों से हड़प्पा के अनेक नगर क्या हुए थे, समुद्र तट से दूर चले गए थे। जो उनके नगर थे वो क्या हुए थे, उस नदी से, हड़प्पा से क्या हुए थे, दूर हो गए थे। जिसका आंसर क्या हो गया था कि हड़प्पा के नगरों की व्यापार प्रगति क्या हो गई थी, अवरुद्ध हो गई थी, व्यापार नहीं हो पा रहा था, तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, और उनकी संपन्नता क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। इसका आंसर क्या हो गया, एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया था, वो पतन हो गया था, ओके, नष्ट हो गई थी। सिक्स्थ पॉइंट है आपका कि आर्द्रता की कमी। जैसे कि आपने देखा कि पर्यावरण का सूखा हो जाना, मतलब पर्यावरण एक तरीके से नष्ट हो गया था, और क्योंकि इतने सारे एक तरीके से वहाँ पे लोग क्या करने लग गए थे, फिर लकड़ियों को जलाने लग गए थे, लकड़ियाँ जलाने लग गए, फिर जमीन की जो नमी थी वो सूख गई थी। तो यही कारण था। और घोष के अनुसार ना, कुछ स्थानों पर आर्द्रता की कमी हो गई थी। भूमि से शुष्कता के कारण भी हड़प्पा की सभ्यता का क्या हो गया था, अंत हुआ था। और सरस्वती नदी के सूखने के कारण इस क्षेत्र में रेगिस्तान का प्रसार हुआ, और वहाँ के निवासी क्या हुआ थे, दूसरे स्थान पर चले गए थे। तो इसका आंसर, अब जब वहाँ से दूसरे स्थान पर निवासी चले जाएंगे, जब निवासी ही नहीं रहेंगे, तो वो सभ्यता कहाँ से कहलाएगी, वो सभ्यता तो कहीं नहीं जाएगी। तो इसका आंसर भी क्या हो गया था, इसका नष्ट हो गया था, मतलब इसका विनाश हो गया था हड़प्पा सभ्यता का। 7वां पॉइंट आपका प्रशासनिक स्थिरता। अब धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का शासन स्थिर पड़ गया था, और नगरों का प्रशासन ढीला हो गया था, और सड़कों और नालियों पर अतिक्रमण होने के कारण होने लगा, और लोगों ने सड़कों पर अपनी दुकान और व्यापारिक संस्थान क्या हो गए थे, स्थापित कर लेते। तो इस कारण भी क्या हो गया था, एक तरीके से हड़प्पा जो सभ्यता थी, जहाँ पे वो लग रही है लोग बसे हुए थे, एक तरीके से जो हड़प्पा वासी बसे हुए थे, वो क्या हो गए थे, एक तरीके से कहीं और जाने लग गए थे, और इसका आंसर क्या हो गया था, एक तरीके से उसका पतन हो गया था। तो आपने देख लिया, मैंने 7 पॉइंट आपको पतन के रीजन के कारण बताया मैंने आपको। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या रीज़न थे आखिर में हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आप ज़रूर अच्छे से करके जाना। जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट लिखवा रखा है ना, तो इसके ना आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन अच्छे से करके लिखना। मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में बता रखा है, बट आप उसको अपने व्यूज़ में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ जलवायु परिवर्तन है, वो जलवायु परिवर्तन किस कारण से हुआ, इसके पीछे मतलब आप इसको रीज़न देंगे कि हाँ कैसे कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गया था, एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया। कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा होगा, वहाँ के लोग रह रहे होंगे वहाँ पे, फिर वो आग जलाते हैं, कुछ करते हैं, काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जलवायु इफेक्ट पड़ते हैं। अभी भी हम कुछ करते हैं मान लीजिए, तो उससे क्या होता है, हमारी जलवायु वो होती है, खराब होती है, जलवायु में परिवर्तन होता है ज़्यादा लोगों के उससे, तो उससे क्या होता है,
मौसम संबंधी कुछ ना कुछ आपदाएं आती रहती हैं। तो यही कारण होते हैं, क्या होते हैं, किसी भी वो जो सभ्यता सभ्यता जो बसी होती है उसको नष्ट होने के। तो ये सब कारण आपने देख लिए और मैंने आपको इसके अंदर इसकी विशेषताएं भी बताई हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं बार बार एक ही पॉइंट को इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा देर तक क्या हो सके, आपके दिमाग में इसको बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो सके। आपको ये नहीं कि इसको अलग से कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी। आपने देख लिया नगरीय नियोजन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, या फिर नगरीय उनकी जो सभ्यता थी वो कैसी थी, उच्च किले पे थी, निम्न किले पे थी। तो इन सब के बारे में आपने देख लिया कि इनका इतिहास क्या था, इनकी एक तरीके से इसका काल क्या था, इसका नेम क्या थे। जो हड़प्पा सभ्यता को हम अलग अलग नेम से जानते हैं, तो ये क्या क्या थे। तो इन सब के बारे में आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इफ़ अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनको इसकी नीड है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये चैप्टर, वो अगर इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखेंगे ना, तो मैं 101% कह रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।